तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, जॉब सीकर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स एंड कंपनी ओनर्स, ये वीडियो पीपीसी यानी कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल पर है और इसमें मैंने कैपेसिटी रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग यानी कि सीआरपी जिसे हम कहते हैं उसके ऊपर बनाई है और ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। मेरा नाम सुभाष जुनेजा है। मैं एक फैक्ट्री इम्प्रूवमेंट एक्टिविटी कंसल्टेंट इम्प्लीमेंटर हूँ और लास्ट 30 ईयर से मैंने इंडस्ट्री के अंदर काम किया है, जिसके अंदर मैं मल्टीपल इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए हैं फॉर प्रोडक्शन, सप्लाई चेन, स्टोर, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिज़ाइन डेवलपमेंट, कस्टमर सपोर्ट्स एंड मल्टीपल कॉन्ट्रैक्चुअल मैन पावर। और ये वीडियो दो लेवल पर बेनिफिट मिलेगा आपको। एक तो आपको टेक्निकल इंटरव्यूज़ को पास करने के लिए और दूसरा आप अपनी कंपनी के अंदर भी ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, स्पेशली बिजनेस ओनर्स फॉर फैक्ट्री इम्प्रूवमेंट एक्टिविटी। चलिए हम अपनी वीडियो अब शुरू करते हैं। कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग सीआरपी बेसिकली ये है क्या? ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट को डिटरमाइन करने के लिए हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है टू मीट द डिमांड, और जो डिमांड को जो एग्जीक्यूट करती है वो आता है आपका मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग से, एमपीएस से। और सीआरपी क्या करता है, वेदर अवेलेबल रिसोर्सेज सच एज मशीनरी, लेबर और फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है या नहीं है, अकॉर्डिंगली ये आपको बताता है। कई बारी क्या होता है कि मेरे पास ऑर्डर्स ज़्यादा हैं लेकिन मेरे पास कैपेसिटी नहीं है। तो कैपेसिटी किस तरीके से नहीं है, या तो मशीनरी में कमी है, या लेबर मेरे पास कम है, शॉर्टेज है, या मेरे पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो उसको कार्य करने के लिए इसके जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या क्या हैं? 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला तो ये इंश्योर करता है कि मेरी कैपेसिटी, उसके बाद में आइडेंटिफाई करता है मेरे बॉटलनेक्स, और उसके बाद में ये बताता है कि अपने रिसोर्स यूटिलाइजेशन को ऑप्टिमाइज करो। एक तो कैपेसिटी की कंप्लेंट तो है ही है कि मेरे पास कैपेसिटी नहीं है, लेकिन जब मैं सीआरपी यूज़ करता हूँ यानी कि कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग करता हूँ, तो जो मेरे पास अवेलेबल है उसको मैं बेटर यूटिलाइज करूँगा ताकि मेरा प्रोडक्टिविटी बढ़े और मेरा डाउन टाइम कम से कम हो। और 4th नंबर पे आता है बैलेंस द वर्कलोड, ताकि मेरी जितनी भी मशीनरी है, मैन पावर है, तो उसको मैं एक बैलेंस वे में वर्क फ्लो दूँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला है की कंपोनेंट्स ऑफ सीआरपी। इसके की कंपोनेंट्स में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एमपीएस तो पहला शेड्यूलिंग तो आएगा ही आएगा, ये एमआरपी में भी आया था अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी हो, और शेड्यूलिंग में भी आता ही है। अब इसके बाद में आता है वर्क सेंटर्स। वर्क सेंटर मैंने डिफाइन करने होते हैं। अगर मैं कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग की बात कर रहा हूँ तो मेरे को अपनी फैक्ट्री के अंदर वर्क सेंटर को डिफाइन करना पड़ेगा। वर्क सेंटर बेसिकली क्या होगा, एक मशीन भी हो सकती है, असेंबली लाइन भी हो सकती है, लेबर स्टेशन भी हो सकता है। लेबर स्टेशन को आप असेंबली लाइन से समझ सकते हैं। उसके बाद में आता है राउटिंग इंफॉर्मेशंस। राउटिंग इंफॉर्मेशन बेसिकली क्या है, ये एक सीक्वेंस है ऑपरेशंस की, कि मैं पहले क्या करूंगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर, आपने एक कास्टिंग लिया, कास्टिंग के बाद में आपने उसके अंदर ड्रिलिंग किया, ड्रिलिंग के बाद में देन इट इज़ गोइंग टू द मिलिंग ऑपरेशंस, देन इट इज़ गोइंग टू द लेथ, फिर उसके बाद में उसके अंदर मैंने डीबरिंग करी या शॉर्ट ब्लास्ट किया, फिर वो असेंबली में जाता है। तो ये पूरा एक राउटिंग इन्फॉर्मेशन देना होता है ताकि मैं अपने प्रोडक्शन के जितने स्टेप्स हैं उसको मीट कर सकूं। उसके बाद में मेरा कैपेसिटी डाटा बनता है, क्योंकि जब ये मैं डालूंगा तो हर एक स्टेशन का मुझे मालूम चलेगा। यहाँ से निकल के आता है कि मेरा वर्क फ्लो बराबर है या नहीं है। कहीं पर अगर मेरे को एक स्टेशन पर वर्क फ्लो ज़्यादा है, एक में कम है, तो वहाँ पर फिर मैं अपने रिसोर्स प्लानिंग भी उस हिसाब से करूँगा, मैन पावर प्लानिंग भी उस हिसाब से करूँगा। या कहीं पर इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत पड़ सकती है, कहीं स्पीड बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट नीड और व्हाट इज द रिक्वायरमेंट देयर। नेक्स्ट लेवल आता है लोड कैलकुलेशन। सो दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर बिजनेस ओनर्स आल्सो। तो ये जब मैं कंपनी के अंदर जो इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज़ करता हूँ तो इसके अंदर ये सारी एक्टिविटीज़ भी आती हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप अपने लेवल पर खुद भी कर सकते हैं और यू कैन टेक ए हेल्प फ्रॉम मी। एंड आपने मेरा नंबर आपने नोट कर लिया होगा, या आप मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, तो मैं डेफिनेटली आपसे भी लिंक करूँगा। तो लोड कैलकुलेशन में बेसिकली क्या होता है, एक तो डिटरमाइन करना होता है लोड किस चीज़ का, वर्क सेंटर का, बेस्ड ऑन एमपीएस, और राउटिंग इन्फॉर्मेशन के साथ में।
और उसके बाद में क्या है, कंपेयर द कैपेसिटी। कंपेयर इसलिए क्योंकि कई जगह पर कम यूटिलाइजेशन हो रहा है, कई पर ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पर फिर हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। उसके बाद में कैपेसिटी एनालिसिस होता है। अब एनालिसिस किस लिए चाहिए, क्योंकि मेरी रिसोर्स की अवेलेबिलिटी कितनी है, मशीन कितनी है, लेबर कितनी है, अदर रिसोर्सेज कितने हैं, और उसके बाद में फिर मैं उसका क्या करूँगा, बॉटलनेक निकालूंगा। बॉटलनेक को आप कंस्ट्रेंट भी कहते हैं। और जब बॉटलनेक आ जाएंगे तो फिर मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट लेवल पे एडजस्टमेंट करूँगा, प्लानिंग उस हिसाब से होगी। और उसमें 3 लेवल क्या क्या होंगे, रीशेड्यूल हो सकता है, या एलोकेट रिसोर्सेज हो सकते हैं उस हिसाब से, या प्लान करूँगा एक एडिशनल कैपेसिटी की भी। अब एडिशनल कैपेसिटी क्या हो सकती है, या तो मैं एक आउटसोर्स सोर्स करूँगा, या इंटरनल में बाई करूँगा कोई ड्रिलिंग मशीन, या जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है, या मैं नंबर ऑफ शिफ्ट भी बढ़ा सकता हूँ कि अगर मैं आज 1 शिफ्ट चला रहा हूँ तो 2 शिफ्ट चलाऊँगा, या 1.5 शिफ्ट चलाऊँगा, या 3 शिफ्ट चलाऊँगा। उसके बाद में मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, ट्रैक द परफॉर्मेंस, कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करनी ज़रूरी है। और उसके बाद में फिर अपनी एडजस्टमेंट करनी लास्ट में ज़रूरी है, ताकि कोई डेविएशन ना रह जाए। ये सारी एक्सरसाइज बेसिकली दोस्तों हमारे पूरे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के लिए हम बात कर रहे हैं, और बड़ी क्रिटिकल तरीके से बात कर रहे हैं। तो बिजनेस ओनर्स के लिए, इंटरव्यूअर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट है। और बिना एग्जाम्पल के आप समझ नहीं सकते, तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है इसके अंदर। जैसे आपको एक प्रोडक्ट बनाना है, 200 यूनिट बनाने हैं नेक्स्ट मंथ के अंदर, तो आपने क्या किया, एक मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल बना लिया, आपने एमपीएस बना लिया। अब एमपीएस के अंदर पहला जो है हमारी लोड कैलकुलेशन होगी। अब लोड कैलकुलेशन में क्या है, असेंबली मेरा वर्क स्टेशन है, पैकेजिंग है, टोटल मेरा असेंबली के अंदर कितना हो गया। अगर मैं असेंबली के अंदर 5 घंटे लेता हूँ 1 यूनिट के अंदर, तो मुझे 10,000 घंटे तो चाहिए किसमें, असेंबली में चाहिए। किसके लिए, 2,000 यूनिट के लिए। और पैकेजिंग में कितने चाहिए, 4,000 यूनिट चाहिए। अब कैपेसिटी एनालिसिस में मैंने 3 भागों में फर्दर इसको डिवाइड किया। इसमें असेंबली वर्क स्टेशन पे काम किया, पैकेजिंग वर्क स्टेशन पे काम किया। 20 दिन लेट्स सपोज मैं काम करता हूँ महीने के अंदर, तो मेरे को क्या चाहिए, 160 आवर्स पर मंथ। ऐसे ही पैकेजिंग के अंदर 160 आवर्स पर मंथ। वो कैसे आएगा, इसके अंदर एनालिसिस मैंने क्या किया, 10,000 आवर्स फॉर असेंबली एंड 4,000 फॉर पैकेजिंग। अब फॉर एक्सीड द अवेलेबल कैपेसिटी 160 आवर्स। अब ये 160 आवर्स दोनों की वो तो बहुत मतलब बहुत आगे है हमारा। तो अब उसके लिए मैंने क्या किया, एडजस्टमेंट करी, रीशेड्यूल द प्रोडक्शन, एक्सटेंड द प्रोडक्शन टाइम, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इंक्रीज द नंबर ऑफ शिफ्ट्स। अब उसके बाद दूसरा क्या है, एलोकेट द रिसोर्स कंसिडरिंग द एक्स्ट्रा शिफ्ट। आपको क्या करना होगा, टेम्परेरी या कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर बढ़ानी पड़ेगी। इंक्रीज द मशीन कैपेसिटी, इंक्रीजिंग द मशीन कैपेसिटी में क्या हो सकता है, आपको कोई जेक फिक्चर या कुछ लगाना है वो लगाएंगे जिससे आपकी प्रोडक्शन बढ़े। और प्लान द फ्यूचर कैपेसिटी, इन्वेस्टिगेट लॉन्ग टर्म। कई बार क्या होता है, ऑर्डर लंबे टाइम के लिए हैं तो हम आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में मॉनिटरिंग द ट्रैक प्रोग्रेस, फिर उसके बाद में मैं ट्रैक करूंगा प्रोग्रेस कि मैं जो मैंने प्लानिंग किया है, सीआरपी किया है, वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा। तो दोस्तों कितना यूजफुल है ये, अगर एग्जांपल अगर आप अपना इसको वर्किंग में डालते हैं और अगर हैंड्स ऑन हो जाते हैं तो आप कितनी इंप्रूवमेंट आ सकती है आपकी कंपनी के अंदर। नेक्स्ट आ गया बेनिफिट्स फॉर सीआरपी। अब बेनिफिट्स क्या क्या है, पहला तो डेफिनेटली इंप्रूव हो रही है आपकी रिसोर्स मैनेजमेंट, और दूसरे नंबर पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन शेड्यूल भी आप एनहांस कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। और फिर उसके बाद में आपका वर्क फ्लो बैलेंस चल रहा है, और उसके बाद में डिसीजन मेकिंग जो है बड़ी इन्फॉर्म्ड वे में चल रही है, एक प्रॉपर। और आप क्या कर रहे हैं, बॉटलनेक्स को स्टडी करने के बाद में या कंस्ट्रेंट को स्टडी करने के बाद में अगर आप मैनेजमेंट को बता रहे हैं कि मेरे को ये इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो वो मैनेजमेंट भी आपकी बात को सहमत हो जाएगी। तो इन समरी बेसिकली सीआरपी है क्या, इट्स अ क्रिटिकल टूल फॉर मैनेजिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी इफेक्टिवली, जिसके अंदर अलाइनमेंट क्या हो रहा है, प्रोडक्शन नीड एंड एड्रेसिंग द कंस्ट्रेंट एंड ऑप्टिमाइजिंग ओवरऑल प्रोडक्शन एफिशिएंसी। So it is very important for implementing in your company and getting the knowledge for the interview point of view also. And for PPC team, production planning and control team, ये बहुत जरूरी है आपको ये knowledge लेनी भी। Let's connect with us sir, and there are 4 level of improvements. पहला तो यही है कि आप continuous learning अगर आपको लेनी है, watch my all videos. Number 2, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के ऊपर वर्क करिए, और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक तभी समझ आएगी जब मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उसके अंदर मैंने एग्जाम्पलरी
और इस प्रैक्टिकल वे में समझा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक समझ में आए। और जब ये करोगे तो डेफिनेटली आपका स्किल भी इंप्रूव होगा और आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और फोर्थ नंबर इज़ अल्टीमेट गोल, जो मेरा भी गोल है कि आप कॉन्फिडेंट बनिए, फोकस होइए और ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सकें। गोल आपकी फैक्ट्री इंप्रूवमेंट भी हो सकती है, गोल आपका एक अच्छा इंटरव्यू को सक्सेस लेना भी हो सकता है, और एज ए प्रोफेशनल आपको इंक्रीमेंट अच्छा लेना भी हो सकता है। इन सब को करने के लिए आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और चैनल को याद रखने के लिए माई फैक्ट्री ट्रेनिंग, इट्स वेरी सिंपल याद रखने के लिए। और ये शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, सो दैट कि जितना भी नॉलेज को स्प्रेड करेंगे उतना अच्छा है, एंड सो दैट लोग बार उतना इंप्रूवमेंट करेंगे, एंड इट इज़ गुड फॉर आवर नेशन आल्सो। थैंक यू सर।